बुआ जी, शादी की जोड़ी तो ऊपर वाला बना कर भेजता है, ना कि कोई पत्री। गंगा बुआ ने बड़े गर्व से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए त्रिवेणी परिवार के सामने रश्मि की जन्म पत्री रख दी। आप हाफ क्यों रही हैं? बैठिए तो सही। चंद्रकांता त्रिवेदी ने खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। चंदर, तू तो बस बात ही मत कर। जाने कौन सा राजकुमार ढूंढ कर लाएगा बेटी के लिए। कितने रिश्ते लेकर आई हूँ, एक भी पसंद नहीं आता। अरे, नाक पर मक्खी ही नहीं बैठने देते तुम लोग। बेटी को बुढ़ी करोगे क्या? घर में बिठाकर। गोपू के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बुआ गटगटा कर गई। चंद्रकांता, रश्मि और उसका भाई विक्की यानी विकास मजे से कुरकुरे टोस्ट कुतरते रहे। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर पसरी रही, पर चंद्रकांता त्रिवेदी की पत्नी स्मिता की आंखें गीली हो गईं। आखिर 27 वर्ष की हो गई है उनकी बेटी। पीएचडी कर चुकी है, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गई है। अब क्या घर पर ही बैठी रहेगी? चंद्रकांत ने तो जाने कितने लड़के बताएं अपनी पत्नी को, पर स्मिता जिद पर अड़ी ही रही कि जब तक लड़के के पूरे गुण नहीं मिलेंगे तब तक रश्मि के रिश्ते का सवाल ही नहीं उठता। जो कोई लड़का मिलता स्मिता को कोई ना कोई कमी उसमें दिखाई दे जाती। चंद्रकांत परेशान हो गए थे। वो शहर के जाने माने उद्योगपति थे, स्टील की 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे। उनकी बेटी के लिए कितने ही रिश्ते लाइन में खड़े रहते थे, पर पत्नी है कि हर रिश्ते में कोई ना कोई अड़ंगा डाल देती और उनका साथ देती गंगा बुआ 80 साल से ऊपर की हो गई होंगी। चंद्रकांत ने तो अपने बचपन से उन्हें यही देखा था। उनके पिता शशिकांत त्रिवेदी की छोटी बहन है गंगा बुआ। बचपन में ही बुआ का ब्याह हुआ और 15 वर्ष की उम्र में ही वह विधवा हो गई थी। माता पिता तो पहले ही चल बसे थे, अतः अपने इकलौते भाई के पास ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। घर में कोई कमी तो थी नहीं। अंग्रेजों के ज़माने से 2 से 3 गाड़ियाँ, महल सी कोठी, नौकर चाकर सब कुछ उनके पिता के पास था। फिर शशिकांत इतने प्रबुद्ध निकले कि जयपुर शहर के पहले IAS ऑफिसर बने। उनके ही पुत्र चंद्रकांत हैं। चंद्रकांत की पत्नी स्मिता वैसे तो शिक्षित हैं, MA पास हैं, पर न जाने उनके और गंगा बुआ के बीच क्या खिचड़ी पकती रहती है कि स्मिता की हंसी ही गायब हो गई है। उन्हें हर पल अपनी बेटी की ही चिंता सताती रहती है। चंद्रकांता ने अपने बुआ के साथ अपनी पत्नी को हमेशा खुसुर फुसुर करते ही पाया है। गंगा बुआ के मन में यह विश्वास पत्थर की लकीर सा बन गया है कि उनका वैधव्य उनकी जन्मपत्री न मिलने के कारण ही हुआ है। उनके पिता व भाई आर्य समाजी विचारों के थे और कुंडली आदि मिलाने में उनका कोई विश्वास नहीं था। शशिकांत के बहुत करीबी दोस्त सेठ रतनलाल शर्मा ने अपने बेटे संयोग के लिए गंगा बुआ को मांग लिया था और फिर बिना किसी सामाजिक दिखावे के उनका ब्याह संयोग से कर दिया गया था। शर्मा जी का विचार था कि वो अपनी पुत्र वधू को बिटिया से भी अधिक स्नेह व ममता से सींचेंगे और उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन विवाह के 8 दिन भी नहीं हुए थे कि कोठी के बड़े से बगीचे में नवविवाहित संयोग सांप काटने से मर गया। जुड़वा भाई सुयोग चीखे मार मार कर अपने भाई को झकझोर रहा था। पल भर में ही पूरा वातावरण भय और दुख का हो गया था। गंगोत्री ठीक से विवाह का मतलब भी कहाँ समझ पाई थी, तब तक कि वो वैधव्य की कालीमाम ने उसे निगल लिया। कुछ दिन तक वह ससुराल में रही। सेठ रतनलाल के परिवार के लोगों ने गंगोत्री का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु वह बहुत भयभीत हो गई थी। मस्तिष्क पर इस दुर्घटना का इतना
भयानक प्रभाव पड़ा था कि रात को सोते सोते ही वह बहकी बहकी बातें करने लगी। थक कर इस शर्त पर उसे उसके माता पिता के पास भेज दिया गया कि वह उनकी अमानत के रूप में वहाँ रहेंगी। गंगोत्री की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी गई। कुछ सालों बाद शर्मा जी ने सुयोग के जुड़वा भाई सुयोग से उसका विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कुछ समय तक सोचने समझने के बाद त्रिवेदी परिवार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु गंगोत्री ने जो ना की हट पकड़ी तो छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। बहुत समझाया गया उसे, पर तब तक वह काफ़ी समझदार हो चुकी थी और उसे विवाह व वैध व्यय का अर्थ समझ में आने लगा था। उसका कहना था कि एक बार उसके साथ जो हुआ वही उसकी नियति है, बस अब वह पढ़ेगी और शिक्षिका बनकर जीवन यापन करेगी। फिर किसी ने उससे अधिक जिद नहीं की। इस प्रकार माता पिता की मृत्यु के बाद भी गंगोत्री इसी घर में रह गईं। चंद्रकांत से लेकर उनके बच्चे, घर के नौकर चाकर, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उन्हें प्यार से गंगा बुआ कहकर पुकारने लगे थे। यद्यपि गंगा बुआ अब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी घर की हर समस्या के साथ वो जुड़ी रहती हैं। उन्होंने स्मिता को अपना उदाहरण देकर बड़े विस्तार से समझा दिया था कि घर की इकलौती लाडली रश्मि का विवाह बिना जन्मपत्री मिलाए ना करें। बस स्मिता के दिलो दिमाग पर गंगा बुआ की बात इतनी गहरी समा गई कि जब भी उनके प्रति किसी रिश्ते की बात करते वो गंगा बुआ की ओट में हो जाती। उन्होंने ही गंगा बुआ को हरी झंडी दिखा रखी थी कि वो स्वयं चाहकर पीढ़ियों से चले आ रहे पंडितों के उस परिवार के श्रेष्ठ पंडित से जन्मपत्रियों का मिलान करवाएं, जिसे बुआ शहर का श्रेष्ठ पंडित समझती हैं। वैसे स्मृति का विवाह भी तो बिना जन्मपत्री मिलाए हुआ था और वह बहुत सुखी थी, पर रश्मि के मामले में गंगा बुआ ने ना जाने उन्हें क्या घुट्टी पिला दी थी कि बस आज गंगा बुआ सुबह ही नहा धोकर ड्राइवर के साथ लेकर निकल गई थी। बुआ बेशक विधवा थी, पर सदा ठसक से रहती थी। ड्राइवर के बिना घर से बाहर ना निकलती। उनके पहनावे इतने लकदक होते जो उनके व्यक्तित्व पर चार चांद लगा देते थे। कहीं भी बिना जन्मपत्री मिलाए विवाह की बात होती तो वो अपना मत व्यय प्रकट किए बिना ना रहती। घर के सदस्य बेशक गंगा बुआ की इस बात से थोड़ा नाराज रहते, पर कोई भी उनका अपमान नहीं कर सकता था। सब मन ही मन हंसते बुदबुदाते रहते। आज फिर गंगा बुआ रश्मि की जन्मपत्री किसी से मिलवा कर लाई होंगी। सब ने मन ही मन सोचा। गोपू ने बुआ के सामने नाश्ते की प्लेट रख दी थी और टोस्टर में से टोस्ट निकालकर मक्खन लगा रहा था। तभी बुआ बोली, अरे गोपू, मैं किसके दांत से खाऊंगी ये कड़क टोस्ट। ला मुझे बिना सिकी ब्रेड और बटर बाउल उठा दे। और हाँ, मेरा दलिया कहाँ है? गोपू ने बुआ के सामने उनका नाश्ता लाकर रख दिया। आज बुआ कुछ अलग ही मूड में थी। क्यों स्मिता, तुम चुप क्यों हो और तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया है? बुआ ने एक चम्मच दलिया मुंह में रखते हुए स्मिता की ओर रुक किया। स्मिता कुछ बोली तो नहीं, एक नज़र बुआ पर डालकर मानो उनसे आंखों ही आंखों में कुछ कह डाला। देखो चंदर, मैंने इस लड़के के परिवार को शाम की चाय पर बुलाया है।
उन्होंने अपने बैग से लड़के का फोटो निकालकर चंद्रकांत की ओर बढ़ाया। पर बुआ, आप पहले रश्मि से तो पूछ लीजिए कि वह शाम को घर पर रहेगी भी या नहीं। चंद्रकांत ने धीरे से बुआ जी के सामने यह बात रख दी। और हाँ, यह भी बुआ जी कि उसे यह लड़का पसंद भी है या नहीं। देखो चंदर, आज 3 साल से लड़के की तलाश हो रही है, पर इसके लिए कोई अच्छे गुणों वाला लड़का ही नहीं मिलता। और ये बात तो तय है कि बिन कुंडली मिलाए ना तो मैं राजी होंगी और ना ही स्मिता। क्यों स्मिता? एक बार फिर बुआ ने स्मिता की ओर नजरें घुमाई। स्मिता चुप थी। नाश्ता करके सब उठ गए और अपने अपने कमरे में जाने लगे। मैं ज़रा आराम कर लूं, थक गई हूँ। इतना बोलकर बुआ ने भी अपना बैग समेटा। स्मिता, बाद में मेरे कमरे में आना। बुआ जी का यह आदेश स्मिता को था। तभी चंद्रकांत ने पत्नी की ओर देखकर कहा, स्मिता, तुम जरा कमरे में चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। स्मिता आंखें नीचे करके बुआ जी की ओर देखती हुई पति के पीछे चल दी। बुआ को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वातावरण की दबी दबी खामोशी और स्मिता की दबी दबी चुप्पी के पीछे मानो कोई गहरा राज झांक रहा था। वो सुबह से उठकर नित्य क्रम में निर्वित होकर बाहर निकलने में ऐसी निढाल हो गई थी कि कुछ अधिक सोच विचार किए बिना उन्होंने अपने कमरे में जाकर स्वयं को पलंग पर डाल दिया। आज वैसे भी रविवार था, सब घर पर ही रहने वाले थे। थोड़ा आराम करके लंच पर बात करेंगी। शाम को आने का न्योता तो दे आई हैं, पर मीनू वीनू तो तय करना होगा ना। बुआ जी बड़ी चिंतित थी। गंगा बुआ पूरे जोशो खरोशों में थी। उत्साह उनके भीतर पंख फड़फड़ा रहा था, पर थकान थी कि उम्र की हंसी उड़ाने लगी थी। पलंग पर पहुँचते ही ना जाने कब उनकी आंखें लग गईं। जब वो सोकर उठी तो दोपहर के 3:30 बजे थे। कितना समय हो गया, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। बुआ बड़बड़ाती हुई कपड़े संभालती हुई कमरे से बाहर निकली। अरे गोपू, कमली कहाँ गए सब के सब? और आज खाने पर भी नहीं उठाया मुझे। बुआ नौकरों को पुकारती हुई रसोई घर की ओर चल दी। उन्हें गोपू दिखाई दिया। गोपू, मुझे खाने के लिए भी नहीं उठाया। और सब लोग कहाँ हैं? जी बुआ जी, आज किसी ने भी खाना नहीं खाया और सब बाहर गए हैं। गोपू का उत्तर था। बाहर गए हैं? मुझे बताया भी नहीं। बुआ अपने ही बड़बड़ाने लगी थी। बुआ जी, मैं महाराज को बोलता हूँ आपका खाना लगाने के लिए। आप बैठे, कहते हुए गोपू रसोई घर की ओर चला गया। कुछ अनमने मन से बुआ वॉश बेसिन पर गईं। मुंह व आंखों पर पानी के छींटे मारते हुए उन्होंने बेसिन पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। थकावट अब भी उनके चेहरे पर विराजमान थी। नैपकिन से हाथ पोंछकर वो मेज पर आ बैठी। गोपू गर्मा गर्म खाना ले आया था। खाना खाते खाते उन्हें याद आया कि वो पंडित जी से कह आई थी कि घर पर चर्चा करके वो लड़के वालों को निमंत्रण देने के लिए चंदर से फ़ोन करवा देंगी। आखिर लड़की का बाप है, फर्ज बनता है।
उसका कि वो फ़ोन करके लड़के वालों को घर आने का निमंत्रण दे। खाना खाते खाते बुआ सोचने लगी थी कि ना जाने कहाँ चले गए सब लोग। अभी तो उन्हें सबके साथ बैठकर मेहमानों की आवभगत के लिए तैयारी करवानी थी। खाना खाकर चंदर को फ़ोन करूँगी, बुआ ने सोचा और जल्दी जल्दी खाना खाकर जैसे ही कुर्सी से खड़ी हुई, उनकी नज़र ने ड्राइंग रूम के मुख्य द्वार से परिवार के सदस्यों को घर में प्रवेश करते हुए देखा। और यह क्या, रश्मि ने दुल्हन का लिबास पहन रखा है। उन्हें आश्चर्य हुआ और वो उनकी ओर बढ़ गई। स्मिता के अलावा परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर हंसी थी और आंखों में चमक। लो, बुआ जी भी आ गईं। चंद्रकांत ने एक लंबे गोरे चिट्टे सुदर्शन व्यक्तित्व के लड़के को बुआ जी के सामने खड़ा कर दिया। रश्मि's ग्रैंड मदर, चंद्रकांत ने कहा तो युवक ने बढ़कर बुआ के चरण स्पर्श कर लिए। गंगा बुआ हक्का बक्का सी गई थी। बुआ जी, यहाँ सिम्पसन जोन है। आज होटल हेवन में इसकी रश्मि से शादी है। चलिए, सबको वहाँ पहुँचना है। पर ये वो जन्म पत्री, बुआ जी हक्का बक्का कर बोली। फिर स्मिता पर नजर डाली। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अरे बुआ जी, जन्म पत्री तो इनके ऊपर वाले से मिलकर भेजी है, चिंता मत करिए। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। सेम सन के माता पिता भी होटल में ठहरे हैं, उनसे भी मिलना है। फिर वो लोग अमेरिका वापस लौट जाएंगे। चंद्रकांत बड़े उत्साहित थे। फिर बोले, देखिएगा किस धूमधाम से भारतीय रीति रिवाज के अनुसार शादी होगी। बुआ जी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। उनकी नज़रों में रश्मि की जन्म पत्री के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।